दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आज एक नई बातचीत लेकर के हम लोग आपके साथ प्रस्तुत हैं। ये जो चर्चा आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलचाल की भाषा में NCVET कहा जाता है और अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये क्या चीज है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ये किस तरह का काम करती है, इस संस्था के क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये तमाम चीजों पर हम आज आपके साथ अपने बातचीत साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, जिसको बोलचाल में NCVET कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत सरकार के राजपत्र जो अधिसूचित हुआ उसके माध्यम से 5 दिसंबर 2018 को एक नियामक संस्था के रूप में की गई है। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि 1 अगस्त 2020 से यह संस्था पूर्ण रूप से कार्यरत है। तो अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये जो NCVET है ये करती क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में आपको वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऐसा कुछ सुनने को मिला है। NCVET का जो काम है वह है मानकों को स्थापित करना और व्यापक नियमों को विकसित करना, जिससे कि देश भर में व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और जो कौशल से रिलेटेड इकोसिस्टम है उसमें सुधार किया जाए और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड पर जो मानक हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर मानक हैं, जो स्किल एजुकेशन के, अपना स्किल का जो ट्रेनिंग है, जो स्किल से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है, उनके जो मानक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है, उनके अनुरूप हम अपने देश भर में स्किल के पाठ्यक्रमों का संचालन करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है जिसके लिए NCVET काम कर रहा है वो यह है कि किस तरीके से उद्योगों की जो डिमांड है, उनका किस तरह का उनको वर्क फोर्स चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स की इंडस्ट्रीज को डिमांड रहती है, उनका कौशल कैसा होना चाहिए, उनका स्किल सेट कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से भी यह एक इंटरफेस के रूप में भी काम करता है, जिससे कि जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसको हम पूरा कर पाएं, उस तरह का जो वर्क फोर्स है वो उनको अवेलेबल हो पाए। अब बात आती है कि NCVET और क्या क्या काम करता है। NCVET का दूसरा जो कुछ काम है, उन कार्यों में एक जो मुख्य काम है वो है अलग अलग नियामक जो प्रणाली हैं। पहले क्या था, देश में अलग अलग जो संस्थाएं थी वो अपने अपने तरीके से कौशल शिक्षा में प्रमाण पत्र या अलग अलग तरह के डिप्लोमा जारी करती थी। तो NCVET के उद्देश्य वो हम अगर समझें तो उसने जितने भी कौशल से संबंधित जो शिक्षा है, जो प्रशिक्षण है, उनका जो एकीकरण है ताकि जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए समान हो, इस पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करने से हमें क्या हासिल होगा। ऐसा करने से हमें जो जनशक्ति है वो कुशल जनशक्ति आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उद्योगों की जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश भर में जो बेरोजगारी है उसमें रोजगार की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। और इन सारे फैक्टर्स का एक उद्देश्य है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, उसका विकास और बेहतर होगा। अगर कम शब्दों में समझें तो NCVET के मुख्य कार्य क्या क्या हो सकते हैं। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि NCVET और क्या क्या काम करता है, हमें कुछ विस्तार से बताइए। तो NCVET के कुछ मुख्य कार्य, जैसे एक NCVET का बहुत खास जो कार्य है वह है कि अवार्डिंग बॉडी, जिसको बोलचाल में अभी हम बात करेंगे, उसको AB के नाम से कहा जाता है। अगर आप कहीं लिखे हुए में लिखित में देखेंगे तो कई बार आपको अवार्डिंग बॉडीज की जगह AB लिखा हुआ दिखेगा। AB का मतलब है ऐसे संस्थान जो NCVET से रिकॉग्नाइज्ड, NCVET से मान्यता प्राप्त जो है स्किल कोर्सेज को ऑफर करते हैं, संचालन करते हैं उनका। तो जो अवार्डिंग बॉडीज है उनकी मान्यता और उन पर रेगुलेशन, उनका विनियमन करना, उनकी देखरेख करना ताकि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं है। दूसरा जो काम है NCVET का, वो काम यह है कि जो अवार्डिंग बॉडीज हैं उनके माध्यम से जो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं
वो कैसे काम कर रहे हैं। अवार्डिंग बॉडीज क्या है, एक तरीके से सर्टिफिकेशन एजेंसी कह सकते हैं। अब सर्टिफिकेशन एजेंसी क्या करेगी कि एंड पॉइंट पर जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको एफिलिएट करेगी। और प्रत्यक्ष रूप से एनसीवीटी की जो निगरानी है वो प्रशिक्षण संस्थानों पर भी रहती है कि उनकी जो गुणवत्ता है क्या वो मानकों के अनुरूप है या नहीं है। और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो यह है कि जो मूल्यांकन करने वाली संस्थाएं हैं, कौन से पाठ्यक्रमों की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग, अर्थात कौशल और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक हैं उसके अनुरूप हम संचालन करें। तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है, पहला अवार्डिंग बॉडीज का मतलब है ऐसे संस्थान जो एनसीवीटी के माध्यम से जो रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं उनको संचालन करने की अनुमति दे सकें, उनको सर्टिफाई कर सकें। और जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय वो है असेसमेंट एजेंसी, जिसको आप बोलचाल में AA लिखा हुआ आप पाएंगे जब आप एनसीवीटी की वेबसाइट पर विजिट करेंगे या कहीं और इंटरनेट पर देखेंगे, तो आपकी जानकारी भी इससे जो है बढ़ेगी। तो उसमें असेसमेंट एजेंसी का क्या रोल है, असेसमेंट एजेंसी का रोल यह है कि जो भी आपने विद्यार्थियों ने, जो लर्नर्स ने, जो ट्रेनर्स ने जो स्किल के रिलेटेड कोर्स कंप्लीट किया है, क्या उसका जो असेसमेंट जो किया जाता है, उसका जो लर्निंग आउटकम है, आप वो सीख पाए जिस लर्निंग उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कोर्स तैयार किया गया था। ये काम करती है असेसमेंट एजेंसी, और जिसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन निकाय। तो एनसीवीटी के कार्यों में एक काम क्या है कि अवार्डिंग बॉडीज को मान्यता देना, उनके लिए नियम बनाना, नियमों का पालन करना। दूसरा काम है अप्रत्यक्ष रूप से अवार्डिंग बॉडीज जिन व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को एफिलिएशन देती है उन पर निगरानी रखना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो है कि असेसमेंट एजेंसीज की मान्यता और उनका विनियमन करना, उन पर निगरानी रखना और अनुसंधान और सूचना का प्रसार करना, ताकि देश भर में लोग जो है इस से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं उनको जान पाएं, समझ पाएं, और ये समझ पाएं कि जो एनसीवीटी से रिकॉग्नाइज्ड स्किल कोर्स है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा जो शिकायत लोग करते हैं तमाम सारे तरह के इश्यूज पर जिनका लेना देना एनसीवीटी से है, तो उन शिकायतों के निवारण की प्रणाली जो है वो सब मॉनिटरिंग, जो उसका कंट्रोल है वो एनसीवीटी के पास है। तो मुख्य रूप से हमने आपको एनसीवीटी के कार्यों के बारे में बताया, एनसीवीटी का क्या उद्देश्य है ये बताया। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी अब एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहा है, और बहुत जल्दी ही उम्मीद है कि हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारे स्किल और जो है कौशल से संबंधित जो पाठ्यक्रम जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों पर जो आधारित हैं, उस तरह के पाठ्यक्रमों को हमारा विश्वविद्यालय भी जल्दी ही संचालन करेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त जो कोर्सेज हैं उनमें एक बहुत बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसका नाम है NSQF। कई बार आप सुनेंगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये NSQF क्या चीज है और इस NSQF का पूरा नाम क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो NSQF है इसका पूरा नाम है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। जब कभी भी आपको ये शब्द सुनाई पड़े तो आप समझ लीजिएगा कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात हो रही है। ये NSQF के जो लेवल्स हैं, NSQF को हम क्या कहेंगे, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो जो हमारे जो स्किल के क्वालिफिकेशन है उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के तौर पर डिजाइन किया गया है। तो इसके लिए इसमें मुख्य रूप से 1 से लेकर के 8 लेवल तक जो है डिजाइन किए गए हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि ये लेवल 1 का मतलब क्या है, लेवल 2 का मतलब क्या है और लेवल 8 का मतलब क्या है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में लेवल 1 to लेवल 8 है, और कहीं पर लेवल जैसे 2.5 भी है, 3.5 है, 4.5 भी है, 5.5 है, 6.5 है। तो ये क्या डिनोट करते हैं, इनका क्या मीनिंग है।
तो जिस तरह का आपके पास किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हुनर है, वो हुनर भी बहुत प्राइमरी लेवल का है, तो हम कहेंगे इसका जो लेवल है वो कम है। और वो जो हुनर है, जो कौशल है आपका, वो बहुत एडवांस लेवल का है, तो हम कहेंगे इसका लेवल अधिक है। तो हमारा जो सामाजिक तौर पर जो पढ़ाई लिखाई का जो पैरामीटर होता है, उसको हम क्लास वाइज डिवाइड कर लेते हैं। हमने ये मान लिया कि प्राइमरी क्लासेस हैं, हमने कहा क्लास 1 से लेकर 4 के बीच में बात करें तो हमने कहा प्राइमरी क्लासेस है। फिर ऐसे ही हमने एक और क्लासिफिकेशन कर लिया, जूनियर, फिर हाई स्कूल, फिर ऐसे इंटरमीडिएट। तो ऐसे जो NSQF है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसका भी क्लासिफिकेशन समहाउ ऐसे ही कुछ किया गया है। तो जो एकेडमिक लेवल पर बात करें, जो क्लास 5 तक है उसको हम कहते हैं लेवल 1, जो बहुत ही किसी स्किल के क्षेत्र में बहुत प्राइमरी लेवल का जो स्किल है, बहुत बेसिक जो फाउंडेशनल लेवल का स्किल है, उसको हम कहते हैं NSQF लेवल 1। अगर मैं कहूं कि मेरे पास NSQF लेवल 1 का मैंने कोर्स किया है, इसका मतलब मैंने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में मैंने कोर्स किया है, वो बहुत ही प्राइमरी स्किल का है, बहुत बहुत बेसिक लेवल का कोर्स किया है। फिर बात आती है NSQF लेवल 2 पे। अब मैं कहूं कि अगर मैंने या किसी हमारे विद्यार्थी ने NSQF लेवल 2 का कोर्स किया है, इसका मतलब है समहाउ उसकी जो योग्यता है वो क्लास 8 के आसपास है। उसने मतलब मीडियम लेवल का है, जो है कोई स्किल से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन जो है पास किया है। अगर हम कहें कि हमने जो है लेवल 2.5 का कोर्स किया है, इसका मतलब है वो क्लास 9 के इक्विवेलेंट समथिंग कुछ है। इसको हम कह सकते हैं 1 ईयर ITI आफ्टर क्लास 8। अगर किसी विद्यार्थी ने एकेडमिक स्टैंडर्ड पे बात करें, उसने क्लास 8 पास किया और 1 साल का उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ ले लिया है, तो स्किल्स जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसको हम 2.5 का जो है लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरीके से लेवल 3 अगर हम बात करते हैं तो इसका मायने यह है कि क्लास 10 के इक्विवेलेंट है, या उसने क्लास 8 के बाद से ITI तरह का कोई प्रोग्राम 2 साल का जो हो, 2 साल की जो अवधि का हो, उसको पूरा किया है। तब हम कहेंगे इसने नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 3 जो है पार किया है, या उसको पास आउट किया है। तो इसी प्रकार से लेवल 3.5 जो है वो एकेडमिक इक्विवेलेंसी में देखें तो क्लास 11th की इक्विवेलेंट माना जाता है, या फिर क्लास 11th के बाद से उसने 1 ईयर का ITI प्रोग्राम किया है, ऐसा कुछ इसका डिनोशन है। तो इसी तरीके से लेवल 4 को अगर हम बात करें, लेवल किसकी बात हो रही है? NSQF लेवल, राइट। आपको ये कई बार देखने को सुनने को ये शब्द मिलेगा NSQF लेवल। तो NSQF लेवल 4 का मतलब है कि वो क्लास 12th विद्यार्थी है, या फिर उसकी जो दूसरी योग्यता हो सकती है वो क्लास 10th पास करने के बाद उसने 2 इयर्स का ITI प्रोग्राम किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया स्कूल लेवल के इक्विवेलेंस जो NSQF लेवल डिजाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं कि जो NSQF लेवल है वो स्कूल लेवल के बाद के भी हैं, लाइक 4.5 का जो NSQF लेवल है उसको हम कहते हैं UG सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि किसी विद्यार्थी ने 3 ईयर के जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और उसने उसका फर्स्ट ईयर पास कर लिया है। अब जब वो किसी 3 ईयर के ग्रेजुएशन प्रोग्राम का फर्स्ट ईयर पास कर लेता है, तब वो किसी भी स्किल प्रोग्राम में जो कि NSQF लेवल पर 4.5 के इक्विवेलेंट है उसमें दाखिला ले सकता है, और मे भी ले रहा हो। इसी तरीके से लेवल 5 है, मुझे कोई पर्टिकुलर स्किल जाननी, सपोज मैं कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी हूं, तो मान के चलते हैं कि मुझे IoT पर कोई कोर्स करना है। IoT का पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे एडवांस लेवल का सीखना है, तो मैंने देखा कि मुझे किस संस्थान से, कहां से जो कि NSQF लेवल 5 हो और उसका कोर्स मुझे मिल जाए। मैंने ढूंढा और मुझे मिल गया। तो अब बात आती है कि मेरी योग्यता क्या होनी चाहिए जब मैं NSQF लेवल 5 का कोर्स करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जो कि 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम अमूमन हमारे देश में प्रचलित है, तो उसके फर्स्ट 2 इयर्स मतलब पहले 2 साल की पढ़ाई मेरी पूरी हो जानी चाहिए, तब जाकर के मैं NSQF लेवल 5 के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए योग्य होऊंगा। तो इसी तरीके से लेवल 5.5 जो है वो आपको ये इजाजत देता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 3 इयर्स का आपका जो बैचलर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, तब आप NSQF लेवल 5.5 पर प्रवेश ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मैं मास्टर्स के लिए एलिजिबल हूं, तो तब मैं NSQF लेवल 5.5 पर प्रवेश ले सकता हूं। और इसी प्रकार NSQF लेवल 6 है, जहां पर आप PG डिप्लोमा जिसको हम कह सकते हैं, अर्थात आपने 4 ईयर UG प्रोग्राम को, लाइक जो ऑनर्स के प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 साल के होते हैं, और फर्स्ट ईयर उसका आपने
पास कर लिया हो, या फिर आपने 3 इयर्स का ग्रेजुएशन किया हो और आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिए हो, और तब जाकर के आप लेवल 6 के प्रोग्राम्स पे दाखिला ले सकते हैं। तो इसी तरीके से 6.5 का जो NSQF लेवल है, ऐसे तरह के कोर्स आप कब कर सकते हैं, जबकि आपकी योग्यता मास्टर्स डिग्री आप होल्ड करते हो। और फिर इसी तरीके से लेवल 7 और लेवल 8 है। लेवल 8 जो है वो डॉक्टरल लेवल के इक्विवेलेंट है, कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो समहाउ इस स्तर की होनी चाहिए। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लेक्चर है, जो बातचीत है, वो काफी लंबा भी ना हो और आपके लिए लाभदायक रहे। अब आपको हमने लेवल के बारे में जानकारी दी, जिसको हम बोलचाल में NSQF लेवल कहते हैं, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब एक बहुत मजेदार बात है, आपने जिस भी तरह का जो है NSQF लेवल का कोर्स किया हो, उस कोर्स की जो असेसमेंट है वो किन्हीं बिंदुओं पर आधारित होती है। उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, लेवल डिस्क्रिप्टर कहते हैं। लेवल डिस्क्रिप्टर का मतलब है कि किसी भी तरह के लेवल का आप कोर्स कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद, वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो कंप्यूटेशनल क्षेत्र का हो, वो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वो ऑटोमेशन का हो, वो मैकेनिकल के क्षेत्र का हो, या वो क्राफ्ट्स और डिजाइनिंग के क्षेत्र का हो, या वो हॉस्पिटलिटी के एरिया से बिलोंग करता हो, तो हमारे पास कुछ चुनिंदा लेवल डिस्क्रिप्टर्स हैं। इन बिंदुओं पर उस कोर्स का असेसमेंट किया जाता है, क्या क्या उस विद्यार्थी को आना चाहिए। जो ब्रॉड एरियाज में आपको नाम ले रहा हूं, पहला है उस पर्टिकुलर क्षेत्र का थ्योरेटिकल नॉलेज उसको आना चाहिए, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसकी प्रोफेशनल अथवा जो टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल्स हैं उस पर्टिकुलर स्किल में, उनका असेसमेंट किया जाएगा। तीसरा, कि आपने कोर्स तो कर लिया, क्या इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कोई एम्प्लॉयबल स्किल्स आई नहीं आई, आपने कोई एम्प्लॉयबल स्किल्स जनरेट की, सीखी, वो कौशल आपको आया, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आई। आपने एक बहुत अच्छा कोर्स किया, सपोज दैट होम स्टे मैनेजमेंट का या होटल मैनेजमेंट का, तो क्या आप किसी पर्टिकुलर होटल इंडस्ट्री में जाकर के एक कोई पर्टिकुलर जॉब रोल परफॉर्म कर सकते हैं, अथवा क्या आप अपना भी कोई छोटा मोटा कारोबार स्थापित करने में सक्षम है, इतना कौशल आपको आया। इन बिंदुओं पर आपका असेसमेंट किया जाएगा। और इसी तरीके से जो फोर्थ लेवल डिस्क्रिप्टर है, दैट इज ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो एरियाज हैं जिनमें ब्रॉड लर्निंग हम कह सकते हैं, कि आपका विजन क्या है उस पर्टिकुलर, क्या आपने एक पर्टिकुलर कोर्स करके ही अपने आप को सीमित कर लिया, आप उसमें और बेहतर कर सकते हैं, इस तरह की भी आपकी असेसमेंट उस पर की जाती है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज लेवल डिस्क्रिप्टर, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप पर्टिकुलर तरह का NSQF लेवल का कोर्स करने के बाद उस जॉब रोल के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो 5 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड लेवल डिस्क्रिप्टर, ये हर NSQF लेवल कोर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे। इन पैरामीटर्स पर किसी लर्नर की, किसी स्टूडेंट की जो है असेसमेंट की जाती है। क्या क्या है, एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कर दूं। उसका थ्योरेटिकल नॉलेज असेस किया जाता है, उसका प्रोफेशनल अथवा टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल्स जो है असेस की जाती हैं, उसकी एम्प्लॉयबल अथवा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स असेस की जाती हैं, और ये भी असेस किया जाता है कि उसमें जो ब्रॉड लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या वो इन सब चीज़ों को जो है गैदर करने में सक्षम है या नहीं। और साथ ही उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है उसको भी असेस किया जाता है। तो आज के इस बातचीत पे अपनी बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले सेशन पे फिर आपके लिए कुछ ऐसे ही जानकारी परक बातें हम आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।